तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशन चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 4 से बनने वाले वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और कौन कौन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में कितने बार पूछा गया। ये सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं ईयर बाई ईयर। तो देखिए, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका सारांश लिखिए। यह भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए किस तरह, अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश लिखे। 2010 में पूछा गया, 8 में पूछा गया और यहाँ तक 21 में भी पूछा गया है। इसमें आपको एक के साथ 3-3 क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। अर्धनारीश्वर में व्यक्त विचारों का सार लिखे। अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार के रूप में प्रस्तुत करें। तो ये सभी क्वेश्चन एक ही है, इसका आंसर भी एक ही है दोस्तों। आप आंसर इसका यहाँ पर से भी लिख सकते हैं, नहीं तो जो फर्स्ट में दिया हुआ था वो भी इसका सारांश ही था। आधा यहाँ पर है और फिर इसके बाद आधा इधर है। तो यहाँ पर आप वीडियो रोक कर अच्छे से लिख लीजिएगा एक अलग नोटबुक में, ताकि आपको फिर बाद में याद करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसका पीडीएफ का इंतज़ार करते हैं और मैं पीडीएफ देता हूँ नहीं दोस्तों, क्योंकि पीडीएफ आपके मोबाइल में रखा ही रह जाता है। इसलिए मैं अभी से कहता हूँ कि आप अभी से लिखिए, 2-3 बार लिखिए, क्योंकि लिखने से ही आधा बात आपको याद हो जाएगा। फिर एक बार और पढ़ लीजिएगा तो ये आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। इसलिए आपको अभी से लिखने की प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जो इसका क्वेश्चन आंसर है पाठ के साथ, वो भी इधर सभी दिया हुआ है, तो आप इधर से भी लिख सकते हैं। यह भी क्वेश्चन दोस्तों 2019 में पूछा गया था कि यदि संधि की वार्तालाप कुर्ती और गंधारी के बीच हुई होती तो संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक इस कथन से आप क्या सहमत है, अपना पक्ष दें। इसके बारे में आप खुद से भी लिख सकते हैं, और अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो यहाँ पर से आप देख कर भी लिख सकते हैं इसका। फिर इसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ मैं उसको ही लाया हूँ। तो यहाँ पर आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं भी मिलेगा दोस्तों, तो आपको उसको छोड़ देना है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए उसे हम छोड़ दिए। यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ही लाया गया है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट थे। तो यहाँ पर इसका आंसर विस्तार में दिया गया है, आप वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। इसके बाद यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत कम पूछा जाता है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, बुद्ध ने आनंद को क्या कहा। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहले तो कॉपी में उतार लीजिए इसको। इसके बाद है, स्त्री को अहेरी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या ऐसा कहना उचित है। तो यह भी दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है और बाकी का आंसर इधर दिया हुआ होगा, तो आप इसको भी अच्छे से लिख लीजिएगा। और इस चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो यही क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि नर और नारी एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, कैसे। या इसको दूसरे शब्दों में, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। तो ये क्वेश्चन 2009 में, 13 में, 17 में, 18 में, 21 में और यहाँ तक 22 में भी पूछा गया है। तो इस बार भी आने के चांस है दोस्तों 2024 में, तो आप इसे अच्छे से लिख कर याद कर लीजिएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत ही कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को। तो यहाँ पर इसका भी आंसर बहुत सटीक तरीका से दिया गया है दोस्तों। अब अगर इस जैसे यहाँ पर दिया गया, लिखा गया, उस तरीके से आप लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत कम ही पूछा जाता है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं पूरी तरह नोटबुक बनाने के लिए। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। तो इसका भी आंसर दिया गया, बहुत छोटा है, इसे आप तुरंत याद भी कर सकते हैं। अगला, जिसे भी पुरुष अपना कर्मक्षेत्र मानता हुआ नारी भी कर्मक्षेत्र है, कैसे। जैसे आज की दुनिया में दोस्तों जो पुरुष कर रहा है वो स्त्री भी कर लेती है, तो वही के बारे में यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि जिस क्षेत्र में पुरुष करता है उसी क्षेत्र में आज नारी भी कर्म क्षेत्र कर सकती है। तो इसका भी आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद जो इसका सारांश दोस्तों, ये तो बहुत ही बार पूछा गया। यहाँ पर देखिए बहुत कम दिया गया, तो सारांश में आपको कम से कम 1 से 2 पेज में लिखना होता है, तो आप यहाँ वाला सारांश लिख सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ लेखक के बारे में लिखना होता है। सारांश में पहले 10 लाइन आप लेखक के बारे में लिखिए, 10 या 5 लाइन जो लेखक से संबंधित है, उसका जन्म, मृत्यु और जो मेन उसका मतलब क्या क्या चीज़ लिखे हैं उसके बारे में।
फिर उसका पाठ का सार जो जो आप पूरा किताब अगर पढ़िएगा तो उसमें जो मेन पॉइंट बनता है दोस्तों, उसको छाट कर जो लिखा जाता है उसको पाठ का सार कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सारांश बहुत ही अच्छे तरीके में दिया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ इतना है, क्योंकि सारांश थोड़ा लॉन्ग लिखना रहता है, तभी तो फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद इधर भी कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो कि पूछा जाता है, इसका व्याख्या करना है। मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम क्यारी, तो ये दोस्तों 2 पंक्ति उठाकर दिया गया है, आपको इसका एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर इसका दिया गया है, आप इसे लिखकर 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। फिर इसके बाद है कुछ नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति नहीं क्यों नहीं पड़ी, तो इसका भी आंसर नीचे दिया गया है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद इधर जो दोस्तों क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है, तो यहाँ पर उसका आंसर दिया गया है दोस्तों कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह महान बन जाता है, क्योंकि दिनकर जी के विचार से स्त्री तत्व सर्जनात्मक होता है। वह ध्वंस विनाश युद्ध जैसे पुरुषवादियों गतिविधियों में के समानांतर सृजन निर्माण शांति और प्रेम का आधारभूत तत्व है। यहाँ पर इसका आंसर भी बहुत सटीक तरीका से दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। अगला है कि पुरुष के गुण क्या क्या हैं, तो यहाँ पर जो दिया गया है सभी पुरुष के ही गुण हैं दोस्तों। अगला, नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण होना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पर लेखक पूछ रहा है दोस्तों होना चाहिए कि नहीं, तो होना चाहिए, यहाँ पर उसका आंसर दिया गया है। इसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, 9, 13, 17 और 18 में, और बहुत बार तो ये ऑब्जेक्टिव में ही आते रहता है। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, तो नारी की पराधीनता कृषि के प्रारंभ होने से शुरू हुई। पुरुष खेती में लग गया और नारी घर में सिमट गई, यानी घर के काम करने लगी। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों उन सभी को मैंने बताया। इसमें बहुत सा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और कोई क्वेश्चन कम पूछा जाता है। यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आप चाहें तो उसे छाट कर अलग कॉपी में भी लिख सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं दोस्तों तो आपका सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा इस चैप्टर से। तो यहाँ पर जितने जो देखिए ज़्यादा बार पूछा गया उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना, और नोटबुक बनाने के लिए आप सभी क्वेश्चनों को भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उसको भी एक एक करके बता दिया हूँ। तो अगला चैप्टर आपको किस चीज़ पर चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका भी क्वेश्चन आंसर आपको ज़रूर ला कर दूंगा दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा।